प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाला जीवन, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षियों का चहचहाना, हमारे आसपास का हर दृश्य जीवन से सराबोर है। हम जानते हैं कि इस जीवन की उत्पत्ति इनकी पिछली पीढ़ी के जीवन से हुई है, यानी इंसान ने इंसान को जन्म दिया और पेड़ पौधों से उनकी अगली पीढ़ी पैदा हुई। लेकिन जीवन का एक और रूप है, और ये रूप भी आपकी नजरों के सामने से कभी ना कभी जरूर गुजरा होगा। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की। इनकी दुनिया भी एक विशाल दुनिया है, लेकिन ये सूक्ष्म जीव हमें आमतौर पर साफ साफ नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर, कभी आपने डबल रोटी को इस तरह रंग बदलते देखा है? डबल रोटी पर दिखाई दे रही इस फफूंद में भी जीवन है, और हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति तो जीवन से ही होती है। लेकिन ब्रेड तो निर्जीव है, तो फिर आखिर उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो क्या यह मान लिया जाए कि जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु से भी संभव है, या फिर इन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ? जीवन की सहज उत्पत्ति से जुड़े सवाल सदियों से बेहद रोमांचक, विवादास्पद और बहस का विषय रहे हैं। सदियों पहले से दार्शनिक और बुद्धिजीवी जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपनी बात दुनिया के सामने रखते रहे हैं। इनमें से कुछ उस समय प्रचलित सोच विचार से प्रेरित थे, तो कुछ धार्मिक विश्वास और मान्यताओं से। आज इतिहास के पन्ने पलटकर पीछे चलते हैं और सुनते हैं जीवन की उत्पत्ति से जुड़े दावों की कहानी। मैं हूं एनेक्सिमेंडर। मेरा मानना है कि प्रकृति के 5 तत्व होते हैं: वायु, जल, अग्नि, धरती और आकाश, और यही जिम्मेदार हैं धरती पर जीवन के लिए। मेरा ये भी मानना है कि पूरा ब्रह्मांड एक निराकार असीमित ऊर्जा से बना है, जिसे मैंने एपेरॉन का नाम दिया है। मैं हूं एनेक्सिमेनस, एनेक्सिमेंडर का शिष्य। जीवन की उत्पत्ति को लेकर अपने गुरुजी के वाद से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति एक निराकार असीमित चीज एपेरॉन से नहीं, बल्कि एयर यानी हवा से हुई है। मैं एरिस्टोटल। मैंने धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में वर्षों अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप ही होती है। अपने लेखन हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में मैंने जिक्र किया है, कुछ पौधे बीज से उगते हैं, जैसे कि गेहूं, जिसे जमीन में बो दिया जाए तो पौधा उग जाता है, और कुछ अपने आप ही उग जाते हैं। इसका कारण है बीज या बीज जैसी ही कोई चीज जो निर्जीव भी हो सकती है। इसी तरह जानवरों में भी कुछ जानवर जानवरों द्वारा पैदा होते हैं और कुछ अपने आप पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फल और सब्जियों को सड़ने के लिए छोड़ दें तो आप पाएंगे कि उनमें कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं। इसे मैंने सहज उत्पत्ति यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ कहा। मेरा मानना है कि 4 तत्व, गर्माहट, सूखापन, ठंड और नमी, यही संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति का आधार है। मसलन अगर आप एक गीले कपड़े में गेहूं डालकर खुले में छोड़ दें तो 21 दिन के अंदर इसमें से चूहे बन जाते हैं। यही नहीं, नाइल नदी में हर साल बाढ़ आती है
तो किनारे पर मिट्टी में मेंढक पैदा हो जाते हैं। ये सब बातें क्या दर्शाती हैं? यही ना कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से भी अपने आप होती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। ये उस समय की बात है जब वैज्ञानिक सोच इतनी विकसित नहीं थी। उस समय के इन दार्शनिकों के सिद्धांतों का आधार अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन था। लेकिन यह ताज्जुब की बात जरूर है कि इन सिद्धांतों में अरिस्टोटल का स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ का सिद्धांत करीब 2000 साल तक कायम रहा, जिसके मुताबिक जीवों की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है या कुछ मामलों में जीवों की उत्पत्ति निर्जीव तत्वों से भी होती है। सालों तक इन सिद्धांतों पर बहस तो खूब हुई, लेकिन 16वीं शताब्दी में इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार पर परखने की शुरुआत हुई और फिर सामने आए कई दिलचस्प प्रयोग। इटली के वैज्ञानिक फ्रांचेस्को रेडी ने इन सिद्धांतों को परखने के लिए एक प्रयोग किया। फ्रांचेस्को रेडी ने मांस के 3 टुकड़े लिए। पहले टुकड़े को उन्होंने बिना ढके खुला छोड़ दिया। दूसरे मांस के टुकड़े को कागज से पूरी तरह ढक दिया, जबकि तीसरे टुकड़े को पतली जाली वाले चीज क्लॉथ से ढक दिया। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्को रेडी ने पाया कि जिस मांस के टुकड़े को उन्होंने खुला छोड़ा था उस पर मक्खी और भुनगे यानी मैगट्स हैं। जो टुकड़ा कागज से ढका था उसमें कोई मक्खी नहीं मिली। जो मांस का टुकड़ा चीज क्लॉथ से ढका था उस कपड़े के ऊपर मक्खियों ने अंडे दिए थे, लेकिन कपड़े के अंदर जो मांस का टुकड़ा था उसमें न ही अंडे मिले और न ही कोई मक्खी। फ्रांसिस्को रेडी ने समझाया कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल जो मांस का टुकड़ा खुला था वो कुछ समय में सड़ गया और उसमें मक्खियों ने अपने अंडे दिए। इन अंडों में से मक्खियां भी निकल आईं। जो मांस का टुकड़ा कागज से ढका था, मक्खियां उस टुकड़े के संपर्क में नहीं आ पाईं। इसलिए न तो कागज पर अंडे पाए गए और न ही मक्खियां। जबकि चीज क्लॉथ की जाली के द्वारा मांस से निकलने वाले वोलेटाइल एलिमेंट्स यानी वाष्पशील पदार्थ बाहर आ रहे थे। ये पदार्थ मक्खियों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी वजह से मक्खियां कपड़े पर बैठी और वहां अंडे भी दिए, लेकिन अंडे सिर्फ चीज क्लॉथ पर ही पाए गए और नीचे मांस तक नहीं पहुंच पाए। इस प्रयोग से फ्रांसिस्को रेडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से नहीं होती और इस बात में भी सच्चाई नहीं है कि जीवों की उत्पत्ति स्वयं ही हो जाती है। उनके मुताबिक मक्खियां इसलिए पैदा हुईं क्योंकि सड़ते मांस ने मक्खियों को आकर्षित किया और फिर मक्खियों ने ही उस पर अंडे दिए, जिससे और मक्खी पैदा हुई। मक्खियां न तो किसी निर्जीव चीज से पैदा हुईं और न ही अपने आप, जैसा कि जीवन की सहज उत्पत्ति में कहा गया था। फ्रांसिस्को रेडी के इसी प्रयोग की वजह से सहज उत्पत्ति यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत में लोगों का विश्वास कम तो हुआ, लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह नकारना अभी बाकी था। 17वीं सदी के आखिरी दशकों में माइक्रोस्कोप के आविष्कार से इस प्रयास को मदद मिल सकती थी। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई को देखना और उनका अध्ययन करना मुमकिन हो गया था। मगर किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स पैदा कैसे होते हैं। लिहाजा ये मान लिया गया कि सूक्ष्म जीव भी अपने आप ही पैदा हो जाते हैं और इस तरह स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत को एक तरह से बढ़ावा ही मिला। इस दौरान वैज्ञानिकों के बीच निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति के बारे में तर्क वितर्क जोर शोर से चल रहा था। सन 1745 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नीडहम ने एक अहम प्रयोग किया। नीडम भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को परखना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से हो सकती है या नहीं। इसको समझने के लिए उन्होंने सूप को एक बोतल में लिया। इसके बाद नीडम ने बोतल में मौजूद सूप को उबाला।
ऐसा करने के पीछे नीडम का मकसद सूप में मौजूद सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का था। उबालकर सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का यह आम तरीका माना जाता है। सूप को उबालने के बाद नीडम ने उस बोतल को सील कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पाया कि उस सूप में कुछ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स पनप रहे हैं। उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि निर्जीव चीजों से जीव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सवाल यह था कि इन जीवों की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से? क्या इस प्रयोग में कुछ गलती रह गई थी? क्या सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए बोतल को ठीक से गर्म नहीं किया गया था, या फिर बोतल को ठीक से सील नहीं किया गया था? सवाल कई थे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए प्रयोग किए इटालियन वैज्ञानिक लाज़ारो स्पलांज़ैनी ने अनुमान लगाया कि नीडम ने बोतल को ठीक से गर्म नहीं किया था और लिहाजा उस बोतल में कुछ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव बच गए थे। स्पलांज़ैनी ने नीडम के प्रयोग को दोहराया, मगर उन्होंने 2 बोतलें ली जिनमें उन्होंने सूप रखा। दोनों बोतलों को उन्होंने काफी देर तक गर्म किया। उसके बाद एक बोतल को उन्होंने सील किया और दूसरी को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो बोतल खुली थी उसमें ढेर सारे माइक्रोब्स थे और जो बोतल सील थी उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं दिखे। यानी स्पलांज़ैनी ने अपने प्रयोग से स्पॉन्टेनियस जनरेशन को नकार दिया। स्पलांज़ैनी ने माना कि नीडम ने अपने प्रयोग में बोतल को ठीक से गर्म नहीं किया, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव बचे रह गए थे। लेकिन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के समर्थकों ने स्पलांज़ैनी के इस प्रयोग के निष्कर्षों को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि निर्जीव पदार्थों से जीव उत्पन्न होने के लिए हवा की जरूरत है और स्पलांज़ैनी ने बोतल को सील करके उस हवा को रोक दिया था, जिसके कारण उस बोतल में कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ। अठारहवीं सदी तक सूक्ष्म जीवों की सहज उत्पत्ति से जुड़ी बहस और प्रयोग जारी थे, पर यह बहस ज्यादातर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रयोगशालाओं तक ही सीमित थी। लेकिन 19वीं सदी में इन सूक्ष्म जीवों से जुड़ी एक ऐसी समस्या सामने आई जो कि फ्रांस की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थी। बात 19वीं सदी की है, जब फ्रांस अपनी वाइन इंडस्ट्री के लिए बेहद प्रसिद्ध था। माना जाता था कि वाइन जितनी पुरानी होगी उतनी ही बेहतर। इसे स्टोर करने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े ड्रम्स में रखा जाता था। लेकिन इस उद्योग से जुड़े लोग एक परेशानी से लगातार जूझ रहे थे। लंबे समय तक वाइन को रखने या प्रिजर्व करने पर बड़ी मात्रा में वाइन खराब हो जाती थी, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही फ्रांस की विंटेज वाइन इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को भी धक्का लग रहा था। इससे निपटने के लिए फ्रांस की सरकार ने वैज्ञानिक लुई पास्चर को इसका हल ढूंढने के लिए नियुक्त किया। लुई पास्चर ने 2 तरह की वाइन्स को माइक्रोस्कोप के नीचे बारीकी से जांचा। अच्छी वाइन में पास्चर को गोल यीस्ट सेल नजर आए, लेकिन खराब हुई वाइन में पास्चर ने पाए रॉड शेप के बैक्टीरिया, जो कि अच्छी वाइन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव से काफी अलग थे। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाकर वाइन को खट्टा कर देते थे। अध्ययन के बाद पास्चर ने इस बैक्टीरिया को दूर करने का तरीका भी बता दिया। पास्चर के मुताबिक अगर वाइन को लगभग 48 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए तो लैक्टिक एसिड बनाने वाले ये बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फिर वाइन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन सवाल अब भी यही था कि ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स उत्पन्न कैसे होते हैं। पास्चर ने जीवों की सहज उत्पत्ति यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ के बारे में सुना तो था, लेकिन क्या ये सूक्ष्म जीव अपने आप पैदा हो जाते थे? पास्चर इस बात को खुद परखना चाहते थे। इसी इरादे के साथ पास्चर ने स्पलांज़ैनी के प्रयोग को दोहराया। आप समझ जाएं, इसके लिए
हम भी पाश्चर द्वारा किए गए प्रयोग को दोहराते हैं। पाश्चर की तरह ही हमने सूप को 2 फ्लास्क्स में लेकर इस तरह उबाला। इनमें से एक फ्लास्क को उबलने के दौरान ही फौरन सील कर दिया गया, जबकि दूसरे फ्लास्क को खुला छोड़ दिया गया, ये देखने के लिए कि किस फ्लास्क में सूक्ष्म जीव पनपते हैं। पाश्चर की तरह हमने पाया कि जो फ्लास्क सील था उसमें कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि खुले फ्लास्क में सूक्ष्म जीव पनप गए हैं। लेकिन जिस समय पाश्चर ने यह प्रयोग किया था, उस समय उनके और स्पलेंज़ेनी के आलोचकों का कहना था कि जीवों की उत्पत्ति के लिए तो ताजा हवा की जरूरत होती है, जबकि फ्लास्क को उबालने के बाद वो हवा जीवों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त नहीं रही। इसलिए जो फ्लास्क सील था उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकी। पाश्चर ये साबित करना चाहते थे कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, चाहे हवा मिले या न मिले। अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए पाश्चर ने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। पाश्चर का यह प्रयोग हमने भी प्रयोगशाला में दोहराया। इस प्रयोग के लिए एक फ्लास्क में सूप लिया गया। इसके बाद फ्लास्क में रखे सूप को उबाला गया ताकि उसके अंदर के सारे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएं। उस फ्लास्क के मुंह पर एस आकार वाली ट्यूब लगाई गई। एस आकार वाली ट्यूब को इस्तेमाल करने की वजह यह थी कि इसके खुले सिरे से ताजा हवा तो अंदर जा सके, लेकिन धूल या फिर धूल में मौजूद कोई भी सूक्ष्म जीव मुड़े हुए सिरे में ही फंस जाए। दरअसल स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के समर्थकों का यह मानना था कि ताजा हवा में ही जीवों की सहज उत्पत्ति होती है। पाश्चर के इस प्रयोग में ताजा हवा तो अंदर जा रही थी, लेकिन धूल कण सूप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ दिन बाद पाया गया कि एस आकार वाली ट्यूब में डस्ट पार्टिकल्स जमा हो गए, लेकिन फ्लास्क के अंदर रखा सूप अभी भी जीवाणु रहित था। इसके बाद फ्लास्क को एक तरफ झुकाकर उसमें रखे सूप का संपर्क ट्यूब के उस हिस्से से कराया गया जहां धूल जमा थी। इसके बाद फ्लास्क को सीधा कर दिया गया। इससे धूल वाला सूप फ्लास्क में बाकी के सूप के संपर्क में आ गया। इसका नतीजा ये सामने आया कि कुछ दिन बाद फ्लास्क में रखा सूप खराब होने लगा। ये जाहिर कर रहा था कि फ्लास्क में रखा सूप धूल की वजह से नहीं, बल्कि धूल में मौजूद सूक्ष्म जीवों की वजह से खराब हुआ। यानी अपने प्रयोग में जब पाश्चर ने धूल के संपर्क वाले सूप को बाकी बचे सूप के साथ मिलाया था, तब धूल के साथ कुछ सूक्ष्म जीव भी सूप में मिल गए, जिससे सूप खराब हो गया। और कुछ ऐसा ही तब हुआ जब हमने इस प्रयोग को दोहराया। इस प्रयोग के बाद पाश्चर ने लिखा, हमने देखा कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, बल्कि जीवन की उत्पत्ति दूसरे जीवों से ही होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, खमीर हो, पेड़ हो, तितली हो या फिर बच्चा। इस प्रयोग से पाश्चर ने 2 बातें साबित की। पहली ये कि कोई भी जीव अपने आप उत्पन्न नहीं होता, और दूसरी ये कि हवा के रहते हुए भी यह साबित हो गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ नहीं होता। यानी इस थ्योरी को पाश्चर ने पूरी तरह नकार दिया। पाश्चर के इस प्रयोग को स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। वाइन को गर्म करके बैक्टीरिया खत्म करने के आसान से तरीके से लुई पाश्चर ने फ्रांस की पूरी वाइन इंडस्ट्री को बचा लिया। ये तरीका सिर्फ वाइन पर ही कारगर नहीं है, बल्कि गर्म करके बैक्टीरिया को खत्म करने की इस विधि से खाने की कई चीजों को खराब होने से बचाया जा सकता है। आज ये तरीका बेहद आम लगता है, लेकिन इसे विज्ञान में एक बेमिसाल प्रयोग के तौर पर जाना जाता है। पाश्चर के सम्मान में इस विधि को दुनिया भर में पाश्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। आज रोजमर्रा के जीवन में पाश्चराइजेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर की फूड इंडस्ट्रीज जैसे दूध, मक्खन और दूसरे कई खाद्य पदार्थों से जुड़े उद्योग पाश्चराइजेशन का इस्तेमाल करके खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते हैं। साथ ही पाश्चर की बताई गई स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग पूरी फूड इंडस्ट्री, खास तौर पर मेडिकल साइंस में बेहद अहम हो चुका है। देखने में भले ही ये प्रयोग बेहद साधारण लगे, लेकिन लुई पाश्चर के उन प्रयोगों ने दुनिया को
बदल कर रख दिया। पाश्चर ने सदियों से चली आ रही कई मान्यताओं को बदला और जीवन की सहज उत्पत्ति यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ के सिद्धांत को नकार कर आखिरकार इस पूरी बहस को खत्म ही कर दिया।